नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। भील प्रदेश की मांग एक बार फिर सुर्खियों में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये आदिवासी हक की लड़ाई है या कोई नई राजनीतिक चाल। क्या ये सपना साकार हो सकता है या सिर्फ भावनाओं को भुनाने की कोशिश। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र मीणा जी। जितेंद्र जी, पंजाब केसरी राजस्थान में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, भील प्रदेश की मांग फिर क्यों उठाई जा रही है? क्या भारत आदिवासी पार्टी इसे लेकर कोई राजनीति तो नहीं कर रही? सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो सवाल है ये मांग पहली मांग नहीं है और ऐसा नहीं है कि पहली बार ही मांग उठाई गई है। ये आप देखेंगे तो आज़ादी के पहले से ये मांग चली आ रही थी और इसका सबसे मजबूत उदाहरण इस बात का है कि 1913 में जो वाकया मानगढ़ में हुआ था, वहाँ पर जो रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस की और अंग्रेजी रिपोर्ट्स कह लीजिए या मेवाड़ की स्टेट की जो रिपोर्ट्स थी, उन सब में कहा गया था कि भाई यहाँ पर लोग अपने लिए एक सेपरेट प्रदेश की मांग कर रहे हैं, एक अलग प्रदेश की मांग कर रहे थे जिसका नाम उन्होंने दिया था भील प्रदेश। और वहां मतलब ये एक तरीके से लेजिटिमेट थी उस बात को कहना, उस डिमांड के फेवर में कि भाई ये मांग वहां से तो उससे पहले से चली आ रही है, क्योंकि उससे पहले भी नक्शा देखेंगे तो 1894 में फर्स्ट टाइम भील कंट्री के नाम से एक नक्शा दिखाई देता है, ठीक है। और वो मांग अब हम देखते हैं तो लगभग 130-140 साल पुरानी मांग है। उसी मांग को हमने फिर से दोहराया है और ये 2025 में नहीं, आप देख लीजिए तो जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी हमारे जो वर्तमान सांसद है उन्होंने एक वादा किया था। उन्होंने कहा था कि हमारी जो मांगे हैं उस क्षेत्र के विकास के साथ साथ भील प्रदेश की एक प्रमुख मांग है। उसके बाद जहां जहां मंच मिला तहां तहां इस मांग को उठाया गया। उसके बाद अभी जो 2023 में नए जब चुनाव हुए, जब नए हमारे साथी विधानसभा में गए तो आपने देखा होगा एक पोस्टर जहां भील प्रदेश का पोस्टर था, टी शर्ट्स पर जो है भील प्रदेश लिखा हुआ था। इसके साथ साथ जब माननीय सांसद साहब दिल्ली में शपथ ग्रहण किए थे उस दिन भी उन्होंने भील प्रदेश का नारा लगाया और उसके बाद में जब उनकी गृह मंत्री साहब से मुलाकात हुई अमित शाह जी से तो वहां पर भी उन्होंने उस मांग को दोहराया और जगह जगह भारत आदिवासी पार्टी इस मांग को दोहरा रही है। हम पुरानी मांग को, जो हमारे पुरखों की मांग है, हम उसी मांग को रिपीट कर रहे हैं, हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे। दूसरी चीज जो इसको देखिए तो एक तो ये कि भाई मांग बहुत पुरानी है। राजनीति राजनीति अगर हम लोग बात करेंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी है और हर पॉलिटिकल पार्टी की एक राजनीति है, उसका एक राजनीतिक उद्देश्य होता है। उसे आप राजनीति कह लीजिए, कुछ और नीति कह लीजिए, लेकिन हर एक पार्टी का अपना एक उद्देश्य है। बीजेपी है, उसका एक उद्देश्य है। कांग्रेस है, उसका अपना एक उद्देश्य है। भारत आदिवासी पार्टी है, उसका भी एक लक्ष्य है। और हमारा लक्ष्य यह है कि हम उस पूरी की पूरी चारों प्रदेशों की जो टेरिटरी है उनको मिला करके वहां के आदिवासियों को और बाकी के जो हमारे साथ में जो लोग रह रहे हैं, जो कम्युनिटीज के लोग रह रहे हैं, उन सबको मिला करके एक प्रदेश की का जो है गठन हो, और वो हमारा एक लक्ष्य है। उस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। माफ जी। कीजिएगा, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, लेकिन एक सवाल इस कथन से ये भी बनता है, तो क्या भारत आदिवासी पार्टी का लक्ष्य शिक्षा या विकास नहीं है युवाओं के लिए? सौरभ, मैंने बात कही थी कि तमाम जो उसमें एक बात ये भी है, एक टारगेट ये भी है। विकास तो हमने पहले ही कहा था। देखिए, राज्य की जो मांग है ये एक लॉन्ग टर्म मांग है। आप देख लीजिए, सबसे पहले अगर झारखंड का एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा दूं तो 1927-28 में जब साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया था अंग्रेजी हुकूमत के दौर में, तब छोटा नागपुर उन्नति समाज करके एक ग्रुप हुआ करता था जिसने कि पृथक आदिवासी प्रदेश की मांग की थी और उसी मांग को फिर आगे चल के झारखंड पार्टी ने उठाया था 1948 में जो पार्टी बनी थी। और झारखंड पार्टी बाद में 1963 में उसका मर्ज हो गया, वो अलग बात है, लेकिन स्टेट एग्जिस्टेंस में आया 2000 में। इस बीच में इस मांग के चलते ऐसा नहीं है कि उस इलाके का विकास रुक गया, उसके काम रुक गए। जो प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं, बाकी की जो जिम्मेदारियां, वो जिम्मेदारियां हो रही हैं, लोग अदा कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे जब ये मांग उठी है उससे कुछ दिन पहले एक आपने एक न्यूज छोटी सी सुनी होगी, एक लेटर हेड भी सांसद साहब ने डाला था और उन्होंने उसमें कहा था कि हमने 1 लाख और लगभग 1 करोड़ 65 लाख की 8 लाइब्रेरीज का, ये सबसे इसी हफ्ते की मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि हमने 8 लाइब्रेरीज का एक प्रपोजल अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन को दिया था कि भाई
8 जगहों पर आप लाइब्रेरीज खोलिए जहां प्रॉपर बच्चों को बैठने की व्यवस्था हो, पढ़ने की व्यवस्था हो। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये लाइब्रेरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिवासी बच्चों के लिए, इसमें उस इलाके के जितने भी बच्चे, उन सबके लिए ये काम किया जा रहा है। दूसरी चीज, उस इलाके में स्कूल बनाना, उस इलाके में कॉलेजेस बनवाना, उसके साथ साथ पानी की व्यवस्थाएं करना, ये तमाम कामों को लेकर के बीएपी संजीदा है। उसके जो प्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक साहब हो, तमाम लोग अपने कामों को कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले दरियाबाद में मंडी को लेकर के एक बात चल रही थी और तमाम तरीके की चीजों को लेकर के बात। सो ऐसा नहीं है कि इस मांग के चलते कोई काम रुक रहा है, काम कोई नहीं रुक रहा है। काम जो चल रहे हैं, जो रेगुलर काम है, जो जनता के जो है डेवलपमेंट से जुड़े हो, वो भी चल रहे हैं और उसके साथ साथ भील प्रदेश की मांग भी चल रही है। तो इसलिए ये मांग और इसका डेवलपमेंट से कोई डायरेक्टली, अगर आप देखेंगे, इससे असर नहीं पड़ने वाला विकास कार्यों में, क्योंकि विकास के कार्य रेगुलर जो है जिम्मेदारियां हैं और वो लगातार जो है चल रही हैं। जी। जैसा कि आपने कहा कि इसका कोई सीधा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जब हमारे जो स्थानीय संवाददाता है, वो युवाओं के पास जाते हैं, तो वो बहुत कम शिक्षा और विकास पर चर्चा करते हैं, वो चर्चा करते हैं भील प्रदेश को लेकर। तो इसलिए मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जल, जंगल, ज़मीन की जो सभ्यता है, ये जो तहज़ीब पे आधारित प्रदेश है, वो आधुनिक विकास से कोसों दूर रह जाए, शिक्षा से कोसों दूर रह जाए? मुझे ये डर है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप इसकी प्रतिक्रिया। सौरभ, ये आपका डर जो है नाहक है। आपको और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, ना ही आपके संवाददाताओं को। देखिए, दो चीज आप समझ लीजिए। बीएपी के गठन को अभी 2 साल भी ठीक से पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, और 2 साल भी अभी सितंबर में पूरे होंगे। विकास का, अगर जिस विकास की आप बात कर रहे हैं, अगर उसको देखें तो 1947 में जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के और 2023 तक जो सरकारें रही, उन्होंने जैसा काम किया उसका इनपुट आपके सामने है। हमारी पार्टी नई है, हम लोग नए हैं, पहली बार विधानसभा और संसद के भीतर पहुंचे हैं, और जो 1.5-2 साल में जो हम कर सकते थे बेस्ट वो कर रहे हैं, और लगातार ऐसा नहीं कह सकते कि काम नहीं हो रहे हैं या उसमें इंप्रूवमेंट नहीं है। दूसरी चीज आप देखिए, तो आप अगर देखेंगे तो हमारे अभी की तारीख में 4 विधायक, 1 सांसद राजस्थान में के भीतर मौजूद है, लेकिन पूरा का पूरा बागड़ का जो प्रदेश है, पूरा का पूरा टीएसपी का जो इलाका है, उसमें 18 विधायक हैं। उन 18 विधायकों में आप देखेंगे तो उनको भी एनालाइज किया जाने की जरूरत है कि उन्होंने कितना कुछ किया। तो विकास की आड़ में हम कोई पीछे नहीं जा रहे हैं, हम अपने इलाके में जितना हो सकता बेस्ट पॉसिबल जाकर के जितना मैक्सिमम हो सकता है वो कर रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा कि पिछले महीने एक और राजकुमार जी ने एक ट्वीट करते हुए एक बात का जिक्र किया था कि हमने लगभग 1000 करोड़ का एक नहर का प्रोजेक्ट था, और वो प्रोजेक्ट जो है किसी वजह से सारी चीजें सैंक्शन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, उसको आगे राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाया जब से नई सरकार आई है। तो ऐसे में विकास का कार्य कोई रुक नहीं रहा है। जो हमारे देश का अगर एज ए होल हम डेवलपमेंट लेंगे तो उसमें कहीं कोई रुकावट ये मांग नहीं पैदा करी। जी। जितेंद्र जी, आपने कहा कि ये नई पार्टी है और पुरानी पार्टी ने जो विकास किया वो सबके सामने है, या उसने जो भी किया वो सबके सामने उनके काम, लेकिन नई पार्टी के तौर पर क्या आपको लगता है कि अगर भील प्रदेश की मंजूरी मिल भी जाती है, भील प्रदेश बन भी जाता है, तो क्या ये नई पार्टी उस प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम होगी? बिल्कुल। देखिए, जब कोई मांग उठाई जाती है किसी भी ग्रुप के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा, तो वो इस समझदारी के साथ उठाई जाती है कि भाई हम उस प्रदेश को, उस पूरे के पूरे क्षेत्र विशेष को हम उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। बीएपी इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि सिर्फ अगर हम 2 सालों का ही लेखा जोखा देख ले और इस साल का ही लेखा जोखा देख ले, तो पता चलेगा कि आपको राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात और महाराष्ट्र में लगभग 150 से ज्यादा ब्लॉक्स में अलग अलग जगहों पर कल ज्ञापन दिए गए भील प्रदेश से। अब इसका एक छोटी सी बानगी ऐसे समझ लीजिए कि भाई इतना बड़ा नेटवर्क तो 1.5 साल में हमारे पास है, और इसके साथ साथ ये तो सिर्फ ज्ञापन का मामला है, लेकिन अगर आप भील प्रदेश की मांग को और समझना चाहते हैं तो कल 17 जुलाई 2025 को मानगढ़ में एक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, और इसी भील प्रदेश की मांग को लेकर के है।
आप जाकर के वहां जब लोगों से मिलेंगे तो आपको अंदाजा हो पाएगा कि भाई लोग भील प्रदेश को लेकर के कितने इंटरेस्टेड हैं, क्या चाहते हैं। और उस कार्यक्रम में जितने लोग आएंगे उनका मैनेजमेंट देख करके और तमाम चीजों को देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, बीएपी इस प्रदेश को संभालने के लिए, इसकी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए एकदम से सक्षम है। जी जी। जितेंद्र जी, बिल्कुल आपने जिस कार्यक्रम की बात की, मैं आज दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पंजाब केसरी राजस्थान की पूरी टीम बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में मौजूद रहेगी। उस पूरे कार्यक्रम की जो लाइव कवरेज है वो पंजाब केसरी राजस्थान के जरिए आप तक पहुंचाएगी। लेकिन बहरहाल हम वापस इस इंटरव्यू पे लौटते हैं। एक बार फिर भील प्रदेश के मुद्दे पर हम थोड़ा केंद्रित करते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ जितेंद्र जी आपके जरिए कि जो भील प्रदेश की मांग है वो कितनी व्यवहारिक है, क्योंकि 4 राज्यों को मिलाकर इस प्रदेश के निर्माण का जिक्र किया जा रहा है। आखिर क्यों वो 4 राज्य सहमत होंगे आपके साथ जुड़ने के लिए? और भी कई सारी टेक्निकलिटीज़ है जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहला सवाल कि वो क्यों आखिर राज़ी होंगे? आपकी जो ये एजेंडा है, ये मान लीजिए कि ये नैरेटिव है, इस पे वो सहमति क्यों बनाएँगे? देखिए, दो चीज समझ लीजिए, किसी भी प्रदेश की मांग और नए प्रदेश की मांग या किसी पुराने प्रदेश में से एक हिस्से को काट करके नए प्रदेश को बनाने का जो सिलसिला है, ये पहली बार नहीं है। आजादी के समय अगर हम लोग देखें तो जितने प्रदेश आज दिखते हैं वो नहीं थे, लगभग 14 प्रदेश थे टोटली, ए बी और सी कैटेगरीज में अगर सारा मिला दें। उसके बाद जब 54 और 56 के आसपास स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना तो फिर नए राज्यों का उदय हुआ, और लगातार तब से लेकर के और 2000 अभी पिछले हाल फिलहाल में लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यहां तक अगर हम देखेंगे तो हम इस बात की समझ सकते हैं कि पुराने प्रदेशों से काट करके नए प्रदेश का गठन जो है होता रहा, और उसके उसके चलते किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, किसी को कोई। अब एक चीज देख लीजिए, मध्य प्रदेश को काट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, बिहार को काट करके झारखंड बनाया गया, उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड बनाया गया। तो ये कोई नई चीज नहीं। महाराष्ट्र से अलग होकर के गुजरात बना, इसी तरीके से पंजाब से अलग होकर के हरियाणा बना, ये कोई नई चीज नहीं है। मणिपुर से अलग होकर के मिजोरम बना था, और इसी तरीके से ये बहुत सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसमें किसी को राजी होने की, देखिए अगर मैंडेट होगा, अगर उस बात में दम होगी और उस इलाके से आने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स इस बात को मजबूती से रखेंगे तो जाहिर सी बात है नए प्रदेश बनते हैं। ये कोई नई चीज नहीं, और इसके लिए क्या जरूरत है? इसके लिए विल पावर की जरूरत है। देखिए, ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है। अल्टीमेटली स्टेट को, नए स्टेट का क्रिएशन या पुराने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट को अलग करने का जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। पार्लियामेंट के भीतर डिस्कशन के बाद ही कोई नई चीज जो है एग्जिस्टेंस में आती है। तो जब हम देखेंगे कि मेजोरिटी की तरफ से अगर कोई डिमांड आती है, आप देख लीजिए तेलंगाना की लड़ाई को देख लीजिए, तेलंगाना की मांग लगभग 60-70 सालों से चली आ रही थी और तेलंगाना का गठन हुआ। तो इसी तरीके से अगर उस इलाके के लोग इंटरेस्टेड हैं तो कोई भी स्टेट के मुखिया चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो बहुत ज्यादा देर तक लोगों की इच्छाओं का दमन नहीं कर सकते, उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि वो आम जनता की सहमति से उठी हुई मांग होती है। तो इसलिए वो भी राजी होंगे, इसके लिए कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। ये बहुत सामान्य सी बात है। कल हमने एक ट्वीट देख रहे थे, राजेंद्र राठौर साहब ने एक ट्वीट किया था, बीजेपी के नेता है, उन्होंने एक ट्वीट किया था। देखिए, अगर उनके ट्वीट को आप पढ़ें तो एक चीज समझ लीजिए कि उनकी जो पार्टी है, ऑफिशियल पार्टी की जो पोजीशंस है, वो पोजीशंस है छोटे स्टेट्स को बनाए जाने के पक्ष में है, और उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश को 4 स्टेट्स में डिवाइड करने के प्रपोजल पे बहुत लंबे समय से जो है चिंतन मनन कर रही है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश को वो डिवाइड करने के फेवर में है, दूसरी तरफ राजस्थान को लेकर के उनके अपने, भाई उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, वो अपनी पॉलिटिक्स को बना करके रखना चाहते हैं। हमारा जो, हमारे लोगों का जो इंटरेस्ट है वो एकदम से अलग है। लेकिन राजेंद्र राठौर जी अपने एक पार्टी के एक नेता है, अगर पार्टी की बात करेंगे तो उनकी पार्टी छोटे स्टेट्स के फेवर में रही है। तो इसीलिए उनके कहने से या किसी दूसरे पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के कहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इस भील प्रदेश के चारों जो है स्टेट्स के इस टेरिटरी में आने वाले लोगों की इच्छा होगी तो राजेंद्र राठौर जैसी लोग, चाहे जितने भी लोग हो, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। जी जी, मुझे यहाँ ज़रूरी लगता है कि
भील प्रदेश को लेकर जो इतिहास है उसका भी जिक्र यहाँ आपके जरिए जरूर होना चाहिए। तो मेरा जो अगला सवाल इतिहास से जुड़ा ही है कि मानगढ़ और गोविंद गुरु जी का जो इतिहास रहा है, जो उनका बलिदान रहा है, उसको आप भील प्रदेश से कैसे जोड़ के देखते हैं? देखिए, सिर्फ मानगढ़ी नहीं, लीलुड़ी बड़ली को भी ले लीजिए, जो सिरोही का जो मामला था उसको भी ले लीजिए 1922 का। सेम मानगढ़ की तर्ज पर इसी तरीके से इतना बड़ा मूवमेंट ही, जिसे हम लोग एक ही मूवमेंट भी कहते हैं, सिरोही में भी चल रहा था। और वहां पर भी एक ही मांग थी कि भाई हमें एक अलग टेरिटरी दी जाए, हमें एक अलग प्रदेश दिया जाए। ये मांग आ ही वहां से रही है। और दूसरी चीज देखनी ये है कि आखिर ये मांग उठ क्यों रही है। सवाल ये है कि उठ क्यों रही है। देखिए, कोई भी अगर बड़ा प्रदेश है तो उस बड़ा प्रदेश में आप देखेंगे, जैसे राजस्थान जैसे प्रदेश को ही देख लीजिए, तो राजस्थान जैसे प्रदेश में पूरी की पूरी पॉलिटिक्स के दो ही सेंटर है, या तो जयपुर और शेखावाटी है, और या फिर जोधपुर के आसपास वाला हिस्सा है। पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, या फिर हम कोटा संभाग को कह लीजिए, तो पता चलेगा कि ये इलाका ऐसा है जो पूरी प्रोसेस में, डेवलपमेंट की प्रोसेस में सारा कुछ एकदम जो है इग्नोर कर दिया गया है। कंप्लीटली इग्नोर्ड इलाका है। कोटा संभाग को ले लीजिए या भरतपुर संभाग को ले लीजिए, यहां आप मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति देख लीजिए, यूनिवर्सिटीज की स्थिति देख लीजिए, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज देख लीजिए, या और तमाम तरीके के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देख लीजिए। जोधपुर में हाई कोर्ट है तो जयपुर में भी हाई कोर्ट है। कोटा को क्या मिला? एम्स आना था, कोटा को मिला नहीं मिला। उदयपुर को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो बड़े प्रदेशों में अक्सर ऐसी स्थितियां होती हैं जब पूरी की पूरी राजनीति का फोकस कोई एक क्षेत्र विशेष हो जाता है। अशोक जी के टाइम पे जोधपुर उसका सेंटर हुआ करता था। उससे पहले मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम पे उदयपुर सेंटर हुआ करता था। और बाकी प्रदेशों का क्या हुआ? बाकी प्रदेशों में सिर्फ नाम मात्र का काम चल रहा होता है, जो रूटीन वर्क है, सड़क का काम, पानी का काम, बिजली का काम, यही काम चल रहा होता है। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़ा काम है, जो किसी क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो आपको नहीं देखने को मिलता है। तो इसीलिए दक्षिणी राजस्थान से लेकर के ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, लगातार ऐतिहासिक दौर से देखेंगे तो पिछड़ा हुआ हिस्सा रहा है, जहां सबसे ज्यादा, अगर हम अंग्रेज हुकूमत के दौर में देखें या रियासतों के दौर में देखें, तो सबसे ज्यादा शोषण और दमन इसी इलाके में था। अगर हम देख लीजिए, जो हम लोग कालीबाई भील के बारे में जब जिक्र आता है, तो क्या मांग कर रही थी वो बच्ची और उसका स्कूल टीचर? एक स्कूल की मांग कर रहे थे। स्कूल तो था ही, उसको चलाने की मांग कर रहे थे। किसका आदेश था? डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह का आदेश था कि स्कूल नहीं चलेगा और उन सबको अरेस्ट करके ले आया जाए। उनको घसीटते हुए टीचर को लाया गया। संगाबाई रौत और नानाबाई खाट, उनकी जो है डेथ हो गई, एक बच गए थे, घायल हो गए थे, और कालीबाई कलाशवा को गोली मार दी गई। तो पूरी की पूरी, अगर इस पूरी विरासत को आप देखेंगे, गोविंद गुरु की विरासत को देखेंगे, तो ये विरासत ही है जो लगातार इस बात को कह रही है कि भाई जिन लोगों के साथ हमें रखा हुआ है, वहां हमें पीछे छोड़ दिया गया, या हमें हमारा इस्तेमाल सिर्फ जनगणना में दर्ज, जनगणना रजिस्टर में दर्ज जो नाम होते हैं वहां तक सीमित कर दिया गया, या वोटर लिस्ट में जब चुनावों के टाइम पे हमारी जरूरत पड़ी, उससे ज्यादा हमारी जरूरत नहीं पड़ी। तो इसीलिए ये फीलिंग जो है पिछले 125 सालों से भी अधिक वक्त से चल रही है कि हमें साथ में नहीं आका जा रहा है, साथ में लेकर के नहीं आगे बढ़ा जा रहा है। और इसीलिए ये जो अलगाव का फीलिंग है, ये शुरू होती है। और इसीलिए कि भाई हमारे इलाके में भी विकास हो, हमारे लोग भी आगे बढ़े, ये मांग इसी के चलते जो है औपनिवेशिक दौर में शुरू हुई, और इसीलिए इसको ये अभी भी आगे लोग इसको लेकर के आगे जा रहे हैं। जी जी जितेंद्र जी, आपने अलगाव का जिक्र किया, इसलिए मैं एक सवाल मेरे मन में है, और ये सवाल खास तौर पे हम थोड़ा सा राजनीति के तौर पे भी बढ़ जाते हैं अब। तो सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आदिवासी समाज में भी सर्वसहमति है इस मुद्दे को लेकर? ये सवाल भी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई ऐसे आदिवासी नेता है जो मेरे साथ लगातार संपर्क और चर्चा में है, जो इसका खुला विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि बीएपी अपनी सियासत कर रही है, राजनीति कर रही है, युवाओं को भड़का रही है। तो क्या आपको लगता है कि सभी आदिवासी समाज सर्वसहमति से इस भील प्रदेश बनाने को लेकर अग्रसर है? देखिए, पहले आपका जो दूसरा सवाल था उसका मैं जवाब दे देता हूं कि जो नेताओं की जिसकी बात कही आपने, देखिए पॉलिटिकल पार्टी का काम राजनीति करना है।
वो राजनीति करने के लिए ही बनती है, क्योंकि उस राजनीति का एक लक्ष्य होता है। उस राजनीति के भीतर एक समाज नीति होती है कि हम अपने समाज को कहां ले जाना चाहते हैं। तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम स्वीकार करते हैं हम राजनीति कर रहे हैं, और हम अपने लोगों के लिए राजनीति कर रहे हैं, अपने समाज के लिए राजनीति कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम हमारे समाज को राजनीति के थ्रू वहां तक लेकर के जाएं। सो पहली चीज तो ये जो लोग जिन नेताओं की आप बात करें। दूसरी जो बात आपने कही कि भाई सॉरी, दूसरी बात क्या कही थी आपने, मैं स्किप कर गया। कि मैं बस यही सब, मेरा सवाल सिर्फ इतना ही था कि सर्वसहमति है आदिवासियों की। जी देखिए, बिल्कुल सर्वसहमति है। इसका अगर आपको लिटमस टेस्ट करना है तो कल के कार्यक्रम में आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में जब आप देखेंगे कि इसी तरीके यही भील प्रदेश की मांग को मध्य प्रदेश के भीतर कमलेश्वर डोडियार ने उठाया था। इसी मांग को गुजरात के भीतर चैतर बसावा ने उठाया था। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के भीतर भी जो आदिवासी संगठन हैं वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं। अब इसका रेफरेंडम हो सकता है, आप कह सकते हैं भाई रेफरेंडम हो सकता है, तो रेफरेंडम हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। सरकार रेफरेंडम करा ले, सरकार ये काम सरकार सरकारी एजेंसियों के थ्रू कराए, प्रॉपर अनाउंस करके, जैसे जनगणना होती है उसी तरीके से एक रेफरेंडम सरकार अनाउंस करे, भारत सरकार अनाउंस कर ले, चाहे स्टेट्स की जो चारों स्टेट्स की गवर्नमेंट है वो अपने लेवल से अनाउंस करे, और बाकायदा अनाउंस करके और एक लोगों के बीच में जाए कि भाई जो लोग इसके पक्ष में है वो जो है अपना जो है डिटेल दे, जो खिलाफ में है वो भी डिटेल दे। तो ये भी पता चल जाएगा, लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा, इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। हम एकदम इसके साथ सहमत हैं कि सरकार कोई भी रेफरेंडम कराए। माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं थोड़ा सा असहमत इसलिए भी हूँ क्योंकि आप ही के समाज में कहीं ना कहीं अगर डूंगरपुर की बात करें तो वहीं कई बार रोत और मीणा जैसा विवाद हो जाता है, धर्म जाति आधारित विवाद हो जाता है, एक ही समाज के लोग हैं, इसके बावजूद इस तरीके की जो प्रतिवाद सामने आते हैं, तो ऐसे में भील प्रदेश एक साथ लेके बनाना थोड़ा सा विभाजनकारी नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए भील मीणा का विवाद या जो है गोंड और भीलों का विवाद या भील भिलाला का विवाद या संथाल मुंडाओं का विवाद, ये बहुत छोटे मसले हैं और ये कम्युनिटी के लेवल पर नहीं है, ये इंडिविजुअल का, ये सौरभ का जितेंद्र मीणा से टकराव हो सकता है, ये इंडिविजुअल जो है लड़ाई किसी बात को लेकर के हो सकती है, लेकिन इसका असर प्रदेश की मांग पर कोई असर नहीं है इसका। ये बात समझ लीजिए। उस पूरी की पूरी टेरिटरी में जितने भी लोग हैं, सब लोग इस बात से सहमत हैं कि हमें अलग प्रदेश चाहिए। तो इसलिए इस तरीके की टकरावों का कोई स्पेस इसमें नहीं है। जी जी। जितेंद्र जी, क्योंकि भील प्रदेश का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी हो चुका है, कई सारे ऐसे इंटेलेक्चुअलिस्ट पीपल हैं जो इस पे रिएक्ट कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन उनके तमाम प्रतिक्रियाओं पर एक सवाल जो बनाकर बनता है वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि इसका जो एक तरीके से प्रशासनिक रूप कैसा होगा भील प्रदेश का, कहाँ राजधानी होगी, आर्थिक ढांचा कैसा होगा, भविष्य की नीतियाँ क्या होंगी? तो कहीं ना कहीं अगर भील प्रदेश के मुद्दे की हम बात करते हैं तो राजनीतिक के तौर पे उसका बात करना ठीक है, लेकिन इसका जो भविष्य होगा वो भी हमें तय करना पड़ेगा। तो उसको लेके आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए सौरभ जी, जब किसी प्रदेश की मांग होती है और प्रदेश के गठन के बाद ये तय होता है कि कोई भी ऐसा हिस्सा जहां सेंट्रली लोकेटेड हो, उस हिस्से को जो है राजधानी के तौर पर या उसकी अपनी जो प्रशासनिक यूनिट्स होंगी, डिस्ट्रिक्ट्स कैसे होंगे, क्या नाम होंगे, कहाँ होंगे, वगैरह वगैरह, उनकी बाउंड्रीज क्या होंगी, ये सारा कुछ प्रशासनिक जो है, जो हमारा अमला है, वो इस काम को जो है अंजाम देता है। राजधानी कौन सी होगी ये भी बैठ करके चारों प्रदेशों के लोग तय करेंगे कि सेंट्रल लोकेशन ऐसी कौन सी है जहां से इसकी शुरुआत हो सकती है। वो कोई भी हिस्सा हो सकता है, इसमें कोई मतभेद नहीं है कि राजधानी हमको डूंगरपुर में रखनी है या राजधानी हमको रतलाम ले जानी है या राजधानी हमको महाराष्ट्र ले जानी है कि गुजरात ले जानी है, ये कोई मसला नहीं है। चारों प्रदेशों के लोग, चारों इलाकों के लोग, भील प्रदेश के लोग मिलकर के इस बात को तय करेंगे, जैसे कि हम लोग अपना प्रतिनिधि तय करते हैं, जिस तरीके से हम लोग तमाम बाकी के निर्णय लेते हैं सामूहिकता के साथ, वो तमाम निर्णय उस हिसाब से लिए जाएंगे। क्योंकि ये मामला, जब आपने कहा कि ये पॉलिटिकल के साथ साथ इंटेलेक्चुअल, देखिए कोई भी मांग उसका एक बेस जो है वैचारिक बेस होता ही है, और उस वैचारिक बेस को जब आप देखेंगे तो तमाम तरीके की जो
किसी भी पार्टी का, किसी भी समूह का जो एक इंटेलेक्चुअल विंग है, वो इस काम को अंजाम देता है कि हमें इसको कैसे आगे लेकर के जाना है। हमारी टीम भी उस काम को लगी हुई है कि हम ऐसे कैसे इसको आगे फिजिल आउट, कैसे इसको जो है अंजाम देंगे, इस पूरे के पूरे काम को किस तरीके से करेंगे। तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, चारों प्रदेशों को लोग बैठ करके इस काम को अंजाम देंगे। प्रशासनिक जो है अमला जो है, प्रशासनिक ढांचे में जो लोग हैं, वो लोगों की मदद भी इसमें ली जाएगी। बिल्कुल इतना ही है जी। हालांकि मेरा एक और छोटा सा सवाल था इसी में जुड़ा हुआ कि इसकी मतलब आर्थिक रणनीति कैसी रहेगी, लेकिन हालांकि आपने उसका जवाब दे दिया कि वो आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। तो इसलिए मैं अब अगले सवाल की ओर बढ़ना चाहता हूँ। सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि आम आदिवासी युवा जो शिक्षा और रोजगार चाहता है, उसको भील प्रदेश से क्या मिलेगा? वही जो उसको यहां मिल रहा है उससे बेहतर मिलेगा। शिक्षा, रोजगार, देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, छोटे प्रदेश कहीं भी देख लीजिए, वहां हमेशा जब भी कोई नए प्रदेश का गठन होता है, रोजगार ज्यादा मिलता है। ठीक है, क्योंकि नई संस्थाएं बनती हैं, नई जो है और तमाम तरीके की चीजें होती हैं, तो नई जॉब्स क्रिएशन होता है। ठीक, नई संस्थाओं के बनने से नई नौकरियां पैदा होती हैं। ठीक, उसके साथ साथ नए इंस्टीट्यूट्स खोले जाते हैं, उसके साथ साथ पूरा एक ढांचा तैयार होता है। जैसे सपोज दैट आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, तो जब तेलंगाना अलग हुआ था, तेलंगाना के अलग होने के बाद आपको मालूम होगा कि पिछला बजट 2024 का जो बजट था, उस बजट में भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि अकेले अमरावती के डेवलपमेंट, जो तेलंगाना की राजधानी जिसको बनाए जाने की बात हो रही है, 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात कही गई थी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट था सिर्फ राजधानी को डेवलप करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जब खड़ा होता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से रोजगार भी तैयार होते हैं और तमाम तरीके की चीजें तैयार होंगी। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ तमाम तरीके के जो है हमारे इंस्टीट्यूट्स भी तैयार होंगे, तो उनमें भी रोजगार की जरूरत पड़ेगी। तो हर जगह आप देखेंगे तो ज्यादा बेहतर चीजें होंगी, सड़कें बेहतर होंगी, उसके साथ साथ बाकी के तमाम तरीके की जो बेसिक फैसिलिटीज है वो ज्यादा बेहतर तरीके से मुहैया हो पाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि प्रगति होगी, उसके साथ साथ जो है पूरा प्रदेश जो है आगे बढ़ेगा। जी जी। यहाँ मैं एक और सवाल जोड़ के देखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत पहले की बात है, आप ही के नेता का एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो कहता है कि विकास के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित करके उनकी ज़मीनें हड़पी जा रही है। हमें फैक्ट्रियाँ नहीं चाहिए, हमें जल जंगल ज़मीन चाहिए जिससे हम अपना जीवन यापन करेंगे। तो क्या इस उद्देश्य के साथ, इस थॉट ऑफ प्रोसेस के साथ हम भील प्रदेश को अग्रसर कर सकते हैं, हम आगे बना सकते हैं उसको? विकास के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है सौरभ की, दिल्ली हमने जब बसाया तो लगभग 300 से ज्यादा गांव थे यहाँ पर, दिल्ली को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। 1906 से लेकर 1915-20 के आसपास में लगभग 300 से ज्यादा गांवों को उजाड़ा गया था। इवन रायसीना हिल, जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं, ये रायसीना गांव का नाम था, जो जाटों का गांव आज की तारीख में सोनीपत में बसे हुए हैं, उसके बासिंदे जो हैं। तो एक तो पैमाना ये होता है कि हम सब कुछ उजाड़ दें और उजाड़ करके नए सिरे से कंक्रीट की चीजें जो है तैयार करें। एक तो विकास का तरीका ये होता है कि हम बड़ी सड़कें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और वो सब तैयार करके हम वहां के लोकल लोगों को खत्म कर दें। एक दूसरा तरीका और होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे गांव में कई घर ऐसे हैं अभी भी बने हुए हैं कि जहां घर को बनाते वक्त बीचों बीच पेड़ आ गया। तो हुआ ये कि उस पेड़ को छोड़ करके उसके सराउंडिंग्स में सारा कंस्ट्रक्शन कर लिया गया जितनी जरूरत थी, और बाकी पेड़ को उसी तरीके से खड़ा रहने दिया गया। विकास का एक दूसरा पैमाना ये भी है कि आप बिना डिस्प्लेसमेंट किए हुए आपकी जरूरत कितनी है। मुनाफाखोरी एक तरफ है, लेकिन जरूरत कितनी है। अगर मेरी जरूरत, मुझे रहने के लिए एक कमरा चाहिए, तो मैं कमरे में रहने के लिए तो मैं एक कमरे में भी रह सकता हूं, लेकिन अगर मैं कोठी की मांग करूं, अपने लिए एक बिला बनवाऊं अकेले के लिए, तो वो भी एक विकास का दूसरा पैमाना है। तो हम जो हमारे लोगों को क्योंकि ये दर्द ऐसा है सौरभ कि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 1947 के बाद से लेकर के 1990 तक डेवलपमेंट के नाम पर जितने भी प्रोजेक्ट्स चले थे, उनमें जितने लोग डिस्प्लेस हुए पूरे देश में, उसमें अकेले आदिवासियों की आबादी 50% से ज्यादा थी, जबकि देश में उनकी हिस्सेदारी जो है लगभग 7.5% है।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट के मामले में कितना था? 50%। मतलब उन इलाकों में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किया गया, आदिवासी इलाकों में। दूसरी तरफ जैसे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जैसे जैसे आदिवासी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जब आता है तो वहां एक चीज एग्जिस्ट करती है, वो ये है कि हमें हमारी जरूरत के हिसाब से, भाई आप पूरा का पूरा आदिवासी गांव में चले जाइए, एक छोटे छोटे झोंपड़े मिलेंगे, या अगर पक्का मकान भी है तो 1 या 2 कमरे का मकान है, बहुत वेल्दी आदमी भी, बहुत पैसे वाला आदमी तब भी इतने में रह रहा है क्योंकि उसकी जरूरत उतनी है। उसने फिजूल खर्ची के नाम पर या बड़ा जो है बंगलो तैयार नहीं किया, क्योंकि उसकी वैचारिकी में वो नहीं है, उसकी सोच में वो नहीं है, उसके विरासत में जो उसको मिला हुआ है उसमें यह है कि हम पीसफुल तरीके से कैसे सहअस्तित्व में रह सकते हैं, कैसे सबके साथ मिलकर के रह सकते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे जंगली जानवर हो, या किसी और चीज हो। और इसीलिए जब डेवलपमेंट का जब पूरा का पूरा पैमाना आएगा तो उस डेवलपमेंट का पैमाना दरअसल आदिवासियत के रास्ते से आएगा कि हम सबके साथ रहें, ना हम जानवरों को डिस्टर्ब करें, ना हम इंसानों को डिस्टर्ब करें, और मिनिमम हमारी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़े। जी देखिए, एक एग्जांपल और मैं आपको बखूबी दे सकता हूं, जैसे कि माही डैम को लेकर के जो बांसवाड़ा में बना हुआ है, जिसका पानी जो है मुंबई तक जाता है, महाराष्ट्र तक जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि माही डैम के आसपास के हिस्सों में पीने का पानी नहीं है, लेकिन उनका पानी महाराष्ट्र तक जा रहा है। इसकी जगह आप देखिए कितने सारे गांव उजाड़ करके वो डैम बनाया गया। ठीक, एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं, पूर्वी राजस्थान में अभी एक और चल रहा है, ईआरसीपी के तहत एक डूंगरी बांध बनाया जा रहा है जो माधोपुर और करौली के बॉर्डर पे है। वहां कहा गया है कि 76 गांवों को डिस्प्लेस किया जाएगा, लेकिन इसी को अगर आप देखें तो 76 गांवों को डिस्प्लेस करके एक बड़ा डैम बनाया जाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका यह है कि आप छोटे छोटे डैम्स पर फोकस कीजिए, क्योंकि छोटे डैम्स ऑलरेडी बने हुए हैं इलाकों में, और वो नेचुरली हैं, वो आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरली बने हुए हैं। उनकी लोकेशंस ऐसी हैं कि आपको ज्यादा एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, डिस्प्लेस करने की भी लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। माही को बनाते वक्त बड़ा डैम बना दिया गया क्योंकि महाराष्ट्र तक पानी आपको देना था, बजाय उसके करना यह था कि छोटे छोटे डैम्स आपको महाराष्ट्र तक लेकर के जाने थे। और अगर आप वो लेकर के गए होते तो इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट होता, और आज की तारीख में माही के आसपास के लोगों को भी पीने का पानी मिलता, बांसवाड़ा के लोगों को भी पीने का पानी मिलता। और जो डूंगरी में जो चल रहा है पूर्वी राजस्थान में, उसमें भी आम लोगों का प्रपोजल यही है कि आप बड़े डैम की जगह छोटे डैम्स बनाइए, और वो छोटे डैम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। हर तहसील में ऐसी लोकेशन है, नेचुरली ऐसी लोकेशन है जो कि आपका वाटर स्टोरेज का वो बन सकता है साधन, और उसके लिए किसी को भी हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दिक्कत क्या है, सरकार और में जो लोग बैठे, जो पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, उनका वो एफर्ट नहीं करना चाहते। उनका इंटरेस्ट ये है कि यार एक जगह करो, काम खत्म करो, लेकिन उसका नुकसान जो है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो डैम बनाने वाले हैं और उसका आइडिया देने वाले लोग दिल्ली, मुंबई और जयपुर में बैठे हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि करौली और सवाई माधोपुर के लोगों पर क्या बीतेगी, क्योंकि कभी उन्होंने उस तरीके का अटैचमेंट उनका रहा नहीं, कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुए, कभी उस तरीके से जमीन का कोई रिश्ता नहीं है। जमीन से रिश्ता इतना ही है कि ये प्लॉट खरीदो, अगले दिन दूसरा बेच के तीसरा खरीद लो। उनका जमीन से रिश्ता सिर्फ मुनाफे का रिश्ता है, लेकिन आदिवासियों का रिश्ता जमीन से मुनाफे का रिश्ता नहीं है। इसलिए डेवलपमेंट का भी जो पूरा का पूरा पैमाना है सौरभ, वो एकदम से अलग है। हमारा जो नजरिया है डेवलपमेंट का, वो एकदम से अलग नजरिया। जी सौरभ। जी, काफ़ी सादी चर्चा होगी और काफ़ी लंबी चर्चा होगी, लेकिन एक आखिरी सवाल के साथ मैं इस पूरे साक्षात्कार पे विराम चिन्ह लगाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपकी जो मांग है भील प्रदेश की, वो सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की जाती, एक बार के लिए हम इसको मान लेते हैं, तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में मांगों को मनवाने का एक ही तरीका है कि आप मांग को लगातार उठाते जाइए। आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। आपके पास चैनल है, आपके पास विधानसभा है, आप सवाल उठाइए। आपके पास लोकसभा है, सवाल उठाइए। आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है तमाम तरीके की बॉडीज हैं, आप ज्ञापन दीजिए, वहां पर प्रदर्शन करिए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करिए, संवैधानिक दायरे में प्रदर्शन करिए, आप उठाते रहिए। भाई आप
या हमें किसी को इस बात को लेकर के चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि 2024 में या 25 में हमने 15 जुलाई को मांग उठाई तो 16 जुलाई को ही सरकार मान ले, इसकी भी कोई हमें हड़बड़ी नहीं है। भाई हम 125 सालों से उठा रहे हैं ना मांग को, तो हम उठाने के लिए आगे भी राजी हैं, क्योंकि ये हमें भी मालूम है कि भाई ये मांग ऐसी नहीं है कि एक ही दिन में मान ली जाएगी। जब झारखंड को बनने में आपका लगभग 70 साल से ज्यादा वक्त लगा, इसी तरीके से आपका छत्तीसगढ़ को ले लीजिए, आपका उत्तराखंड को ले लीजिए, तेलंगाना का मूवमेंट, तेलंगाना 1940 से चल रहा था और कितना लंबा टाइम हो गया, लगभग वहां भी 70-80 साल हो गए। तो उन 80 सालों में ऐसा नहीं कि तेलंगाना के लोग चुप बैठ गए, एक जगह शांत बैठ गए, वो अपने आंदोलन को जिंदा रखे आगे लेकर के गए। उत्तराखंड का पहाड़ी स्टेट की मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी और वो पहाड़ी स्टेट जाकर के कब बना, 2000 में। तो इस बात को लेकर के हम बिल्कुल तैयार हैं, मेंटली तौर पर एकदम तैयार हैं। हमारे लोग इस बात को जानते हैं कि आदिवासियों की मांगे वैसे भी जो है आसानी से सरकारें ध्यान नहीं देती है। आदिवासियों की तो छोटी सी मांग, छोटी सी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं तो पिछले 5 साल से राजस्थान में एसटी और एससी के बच्चों की जो फेलोशिप है वही नहीं आई है। 5 साल से नहीं आई, पूरे प्रदेश के बच्चों की नहीं आई। अब क्यों नहीं है? क्योंकि वो एसटी और एससी के बच्चों का मामला है। इसलिए जब बच्चों की छोटी सी फेलोशिप सरकार नहीं दे पा रही है, हमें मालूम है कि प्रदेश की मांग टफ जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में नामुमकिन जैसी चीज जो भी संवैधानिक दायरों में है वो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो प्रदेश की मांग, भील प्रदेश की मांग न तो ये नामुमकिन है और न ये असंवैधानिक। जी सौरभ। जी जितेंद्र जी, सबसे बड़ी बात आपने आंदोलन का जिक्र किया। मैं खुद भी मानता हूं कि लोकतंत्र में हमारा आपका अधिकार है आंदोलन करना, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं और आपसे चाहता हूं कि आप मुझे और मेरे दर्शकों को, अपने समर्थकों को ये विश्वास दिलाएं कि इस तरीके का आंदोलन उग्र नहीं होगा बल्कि उद्देश्य से बंधित होगा और उद्देश्य को ही अपनाने का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही जितेंद्र जी, पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे साक्षात्कार में न सिर्फ हमने राजनीतिक परिदृश्य पे बात की बल्कि सामाजिक और भी तमाम सारे मुद्दों पर तफसील अंदाज में विस्तृत रूप से चर्चा की। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान के दर्शकों को मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ, भील प्रदेश का ये जो मुद्दा है वो काफ़ी राजनीतिक तौर पे भी काफ़ी गरमाया हुआ है, काफ़ी सरगर्मियाँ तेज़ है, सुर्खियों में है और जो पंजाब केसरी राजस्थान है वो इस पूरे मुद्दे पर तफसील अंदाज में कवरेज कर रहा है। बाकी आपको इससे जुड़ी या प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ी जो भी अपडेट चाहिए, पंजाब केसरी राजस्थान आपके लिए एकमात्र चैनल है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।